हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लिप्ड एकेडमी। फ्लिप्ड एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करें क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं आज, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हमारा फर्स्ट जो यूनिट है उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर है। अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर बनाए हुए हैं, तो किसी बुक के अंदर ये चैप्टर फर्स्ट हो सकता है, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड। तो हमें ये देखना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फर्स्ट यूनिट का पार्ट है, तो हमें आज से स्टार्ट करना है। तो इसके अंदर हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें किन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर होते हैं जो मिलकर एक इकोनॉमी को बनाते हैं, रन करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि इनकम का सर्कुलर फ्लो, इनकम का फ्लो इन सेक्टर्स के बीच में कैसे रहता है। उसके बाद देखेंगे अजम्पशंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि हम जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की थ्योरी को पढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ चीजों को अज्यूम करके चलना पड़ता है, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ये क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है। फिर लास्ट में देखेंगे स्टॉक एंड फ्लो, इसमें क्या डिफरेंस है और ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, कुछ भी हमें गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोड्यूस करनी होगी तो हमें उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हम कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है जो वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं जो वहां पे काम करते हैं। उसके अलावा हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है जिसको हम लगा के उन वर्कर्स को या मशीनरी को या प्लांट्स को या कोई लैंड या नेचुरल रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं। ठीक है, उस मनी की जरूरत पड़ती है, और हमें एंटरप्रेन्योर की जरूरत पड़ती है जो कि उस बिजनेस को रन करता है, जो स्टार्ट करता है। ठीक है, उस बिजनेसमैन की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें होंगी तो ही किसी भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो लैंड आ जाता है। लैंड के अंदर हमारा क्या आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं हमारे सभी जो भी मिनरल्स हो गए, कोई भी मेटल हो गया, वो आ जाएगा। या फिर इसके अंदर जो लैंड है वो आ जाएगी, वाटर आ जाएगा, एयर आ जाएगा, ये सारी चीजें हमारी आ जाएंगी लैंड के अंदर। ठीक है, इनको अगर यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं तो ये हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। दूसरा होता आता है लेबर। लेबर के अंदर हमारे आ जाएंगे वर्कर्स, जो भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वर्कर्स नहीं चाहिए जो भी। उसके अलावा एम्प्लॉयज चाहिए होंगे तो एम्प्लॉयज भी इसी में आ जाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है या कोई मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वर्कर्स होंगे, लेबर होंगे, वो सभी हमारे इस लेबर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड आ जाता है कैपिटल। कैपिटल के अंदर आ जाते हैं हमारे मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज इसमें सब आ जाएंगे, जितनी भी हमारी मशीनरी होगी, जो भी हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट है, जो फर्नीचर होगा ऑफिस का, वो सब इसमें आ जाएगा कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो इसको लेने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, तो मनी भी हमारा कैपिटल में आ जाता है। और लास्ट में आ जाता है एंटरप्रीनियर। एंटरप्रीनियर कौन होता है, ये बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन जो बिजनेस को स्टार्ट करा है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर होता है जो कि एक आइडिया आता है, इसके मन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे ऐसे ऐसे करके गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है। तो वो क्या करेगा, वो लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब चीजों को अरेंज करेगा, इन सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करेगा और प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर का काम है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का, इन सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करके। तो ये चारों होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन चारों फैक्टर्स को ही यूज करके हम किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी, अब इसमें हमें देखना है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं और फैक्टर इनकम क्या होते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब है फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन सभी सर्विसेज की ऐप से हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनको क्या लिख देते हैं हम, फैक्टर सर्विसेज। अभी फैक्टर सर्विसेज जो दे रहे हैं, जो भी लोग दे रहे हैं, अभी देखो लैंड है, लैंड भी किसी ना किसी की लैंड होगी, किसी ने कोई ना कोई होगा जो इन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर रहा होगा। कोई स्टील प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कोई मिनरल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो भी देगा उस फॉर्म को, उस प्रोडक्शन यूनिट को, तो वो कुछ ना कुछ इसके बदले में चार्ज करेगा। ठीक है, अगर कोई लैंड दे रहा है तो उसके बदले में उसको क्या चाहिए, उसके बदले में हम मान लेते हैं उसको रेंट चाहिए। ठीक है, सेकंड लेबर, कोई भी एम्प्लॉइज या वर्कर काम करेंगे उनको भी तो कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। अगर कोई वर्कर काम कर रहा है उसको क्या चाहिए, वेजेस चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको सैलरी चाहिए। ठीक है, तो इनको क्या चाहिए, वेजेस, सैलरीज। ठीक है, वेजेस, सैलरीज, कमीशन, जो भी चाहिए होता है वो सब आ जाएगा हमारा लेबर की इनकम में। ठीक है, थर्ड आ जाता है कैपिटल। कैपिटल जो भी पैसा लेके बिजनेस में लगा रहे हैं, जो मैन मेड रिसोर्सेज को परचेज कर रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए, उस पैसे को
अगर कोई भी हमें पैसा देता है बिजनेस में लगाने के लिए, हम किसी से पैसा लेते हैं तो बदले में उसको कुछ इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल के बदले जो इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी इंटरेस्ट। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन है, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। उसको क्या चाहिए होता है? उसको चाहिए होता है प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो ये सब तो हो गए फैक्टर सर्विसेज, और इनके बदले में जो भी इनकम जनरेट हो रही है, जो भी वो इनकम ले रहे हैं, जो भी वो चार्ज कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? फैक्टर इनकम, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और फैक्टर इनकम रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये हमारे होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनकी हेल्प से ही हम किसी भी फर्म में किसी भी प्रोडक्शन यूनिट पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर पाते हैं, ठीक है। अब अगर हमने ये समझ लिया तो हम आगे जब जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो पढ़ेंगे तो हमें काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखो, एक इकोनॉमी जो होती है वो बहुत सारे सेक्टर्स से मिलकर बनी होती है। वो सभी सेक्टर मिलकर एक इकोनॉमी को रन करते हैं। जैसे कि इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब जो भी इंडिविजुअल, जो भी लोग उस इकोनॉमी में रहते हैं, ठीक है। उसमें इंडिविजुअल आ जाएंगे, फैमिलीज आ जाएंगी, ये सब आ जाएगा। मैं लिख देता हूं साथ के साथ में, इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, ठीक है, ये सब आ जाता है हाउस होल्ड सेक्टर में। अब एक जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होंगी उनको कोई ना कोई तो कंज्यूम करेगा, कोई ना कोई परचेज करेगा। कंज्यूम करना मतलब यूज करना, ठीक है। अगर कोई भी चीज सपोज प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी चीज का, तो उनको कंजम्पशन करने के लिए कौन आएगा? जो उस इकोनॉमी में लोग और रह रहे हैं, जो इंडिविजुअल या फैमिली है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। कंज्यूमर है गुड्स एंड सर्विसेज के, ठीक। सेकंड, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी जो हमने पीछे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात पढ़ी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये कहां से आएंगे? ये भी जो इकोनॉमी में जो लोग रह रहे हैं वही प्रोवाइड करेंगे। कोई नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई वहां पे वर्कर है, एम्प्लॉय है, कोई कैपिटल दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है बिजनेस में लगाने के लिए, या कोई एंटरप्रेन्योर है जो डायरेक्टर है, ओनर है बिजनेस का, शेयर होल्डर है, वो सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कहां से आ रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये भी हाउस होल्ड सेक्टर से आ रहे हैं, ये भी फैमिलीज या इंडिविजुअल से आ रहे हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर कौन है? ये भी हाउस होल्ड सेक्टर हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड सेक्टर की। इकोनॉमी में जो दूसरा सेक्टर आता है वो होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, मतलब जो फर्म्स है, जो बिजनेस है, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये प्रोड्यूस जो कर रहे हैं, ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। और कहां पे कर रहे हैं? फर्म्स में कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला सेक्टर हो गया हमारा हाउस होल्ड, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम भी कर रहा है और फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड भी कर रहा है। दूसरा सेक्टर हो गया हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। थर्ड आ जाता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट का रोल क्या है इकोनॉमी में? गवर्नमेंट जैसे कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके सेल कर रही है अगर कोई फर्म, तो उस पर कुछ टैक्स लेते हैं ना, कुछ जीएसटी लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ सब्सिडीज भी देते हैं। कोई अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है और वो इकोनॉमी के लिए अच्छी है, वेलफेयर के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें फर्म्स इनकी हाउस होल्ड की, तो हाउस होल्ड को क्या देते हैं? गवर्नमेंट हाउस होल्ड से इनकम टैक्स लेती है, ठीक है। सभी लोग इनकम टैक्स देते हैं ना, कुछ भी इनकम अर्न कर रहे हैं वो इनकम टैक्स देते हैं। तो इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट सेक्टर ले रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट सब्सिडीज भी दे रही है। अभी जैसे जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर पीपल है, उनके लिए जैसे गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिल गई, या फिर आजकल जैसे इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार अगर कोई परचेज करता है तो इलेक्ट्रिक कार पे भी गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे रही है, ठीक है, इन चीजों को इनकरेज करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर का काम क्या होगा? वेलफेयर करना हो गया और प्रोडक्शन करना होगा। गवर्नमेंट कुछ चीजें प्रोड्यूस भी करती है, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। जैसे रेलवे की बात करें तो रेलवे की जो सर्विस है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है। इस तरह से बहुत सारी, जैसे आर्मी होगी, मिलिट्री होगी, ये सब, या पुलिस की सर्विस होगी, ये सब भी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है नेक्स्ट फॉरेन सेक्टर। तो जैसे इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी एक इकोनॉमी है, ठीक है। इस इकोनॉमी का बाहर की जो इकोनॉमी है, दूसरी इकोनॉमी जैसे अमेरिकन, चाइनीज, ये इन इकोनॉमी के साथ भी ट्रेड होता है, इनके साथ भी रिलेशन है, ठीक है। अब वहां से कुछ गुड्स हमारी इकोनॉमी में, हमारे इंडिया के लोग कुछ परचेज करेंगे, कुछ सेल करेंगे। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है, यहाँ पे इंडिविजुअल है, वो भी तो कुछ बाहर से इंपोर्ट करा सकते हैं ना, कुछ परचेज कर सकते हैं। इसी तरह से जो फर्म्स हैं वो भी कुछ मशीनरी, कुछ जो कैपिटल गुड्स बाहर से परचेज कर सकती हैं, या कुछ रॉ मटेरियल परचेज कर सकती हैं। बदले में कुछ प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको एक्सपोर्ट भी करती हैं, बाहर सेल भी करती हैं। इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, बाहर सेल हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, ये हमारा आ जाता है फॉरेन सेक्टर में। मतलब इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या रिलेशन है, क्या ट्रेड होता है, तो वो होता है फॉरेन सेक्टर, ठीक है।
तो इस तरह से 4 सेक्टर हैं जिनकी हेल्प से एक इकोनॉमी रन करती है। तो ये चारों सेक्टर हैं, आई होप आप इनके बारे में समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो हमारे चैप्टर का नाम है, जिसको हमें पढ़ना है। तो उसके लिए हमने पहले जो फैक्टर्स ऑफ इनकम है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो हमने पढ़ लिया है, और दूसरा हमने पढ़ लिया क्या क्या सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वो हमने पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का सर्कुलर फ्लो उन सेक्टर्स के बीच में कैसे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपने देखी, 2 सेक्टर इकोनॉमी लिखा है। हमारे को इकोनॉमी में कितने सेक्टर हमने पढ़े हैं अभी? 4 सेक्टर पढ़े हैं। पहला कौन सा था? हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा था हमारा प्रोडक्शन सेक्टर, तीसरा था गवर्नमेंट, और चौथा था फॉरेन सेक्टर। ठीक है, तो उन 4 सेक्टर में से हम 2 ही सेक्टर के बीच में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे, पहला हाउस होल्ड और दूसरा प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी का ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा हाउस होल्ड, और दूसरा आ जाता है फर्म्स या फिर प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ठीक है, इन 2 सेक्टर के बीच में इनकम का फ्लो कैसे होता है वो हमें पढ़ना है। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे 2 सेक्टर्स जो है हमारे इकोनॉमी में, हाउस होल्ड और दूसरा फर्म्स। इन 2 सेक्टर के बीच में इनकम का फ्लो कैसे होता है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कुलर फ्लो लिखा है, तो कुछ ना कुछ सर्कुलर मतलब कोई इनकम यहाँ से यहाँ जा रही होगी, वापस घूम के वापस आ रही होगी, तो इस तरह का कुछ फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस होल्ड फर्म की। हाउस होल्ड से फर्म पे पैसा कैसे जा रहा है? हाउस होल्ड जो भी देखो गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है? यहाँ पे फर्म प्रोड्यूस कर रही है, उनको कंज्यूम कौन कर रहा है? हाउस होल्ड कर रहा है। जब उन गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा तो बदले में कुछ पैसा देगा। ठीक है, तो अब उसी को देख लेते हैं। पहले फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज दी हाउस होल्ड को, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसके बदले में हाउस होल्ड ने क्या दिया? फर्म्स को कुछ एक्सपेंडिचर दिया, कुछ बदले में पैसे देंगे ना, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे तो बदले में कुछ मनी देना होता है, तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म ने प्रोड्यूस करी उनको कंज्यूम किया हाउस होल्ड सेक्टर ने, बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया फर्म्स को। ठीक है, तो ये फर्म के लिए इनकम होगी क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो फर्म्स थे, फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कैसे करी? इनको हमने पहले पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उन फैक्टर्स की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, और फैक्टर सर्विसेज आती कहां से? उनके ओनर कौन है? हाउस होल्ड। हमने देखा था ना पीछे, ये देखो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे इनका ओनर कौन है? हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड से जो फैक्टर सर्विसेज है वो जा रही है फर्म्स पे, ये भी लिख लेते हैं हम। फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज में क्या था हमारा? लैंड, लेबर, और क्या था? कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो जो फैक्टर सर्विसेज है वो जा रही है हाउस होल्ड से फर्म में। अब फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके बदले में कुछ फैक्टर इनकम भी मिल रही थी, हमने पढ़ा था। वो क्या थी फैक्टर इनकम? लैंड के बदले क्या था? लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस या सैलरीज, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। तो ये सब है फैक्टर इनकम। तो हाउस होल्ड दे रहे हैं फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को, और फर्म्स से बदले में क्या मिल रहा है? फैक्टर इनकम। तो इस तरह से हमारा जो मनी का फ्लो है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी में होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके अंदर हमारे 2 फ्लो हैं, एक तो है यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो कि फर्म से हाउस होल्ड पे जा रहा है, और दूसरा फैक्टर सर्विसेज का फ्लो जो हाउस होल्ड से फर्म पे जा रहा है। ठीक है, एक तो ये फ्लो है। दूसरा हमारा है मनी का फ्लो, जिसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जा रहा है फर्म पे और फैक्टर इनकम जा रही है हाउस होल्ड पे। ये दूसरा है मनी का फ्लो। ठीक है, तो एक फ्लो हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का, और दूसरा फ्लो हो गया मनी का। तो एक फ्लो जो गुड्स एंड सर्विसेज का उसको हम बोलते हैं फिजिकल फ्लो या रियल फ्लो, और दूसरा जो फ्लो है उसको बोलते हैं हम मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे डिटेल में। अभी आप ये 2 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है वो आप समझ गए। आगे चलते हैं, तो अब मीनिंग देख लेते हैं। इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। तो जो इनकम का जनरेशन हो रहा है उसकी साइकिल को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें क्या होता है? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उससे कुछ इनकम जनरेट हो रही है,
उसके बाद क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके उनको सेल करके जो भी पैसा जनरेट कर रही है फर्म, उनको क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी किसमें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या आते हैं, वही हमारे हाउस होल्ड पे। तो पहले क्या हुआ, इनकम किस पे आई, पहले इनकम किस पे आई, इनकम ये फैक्टर इनकम के जरिए हाउस होल्ड पे आई, ठीक है। फर्म्स ने जो भी इनकम जनरेट करी वो किस पे जा रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। सेकंड, ये लास्ट में आ जाता है हमारा फाइनली सर्कुलेशन ऑफ हाउस होल्ड टू फर्म्स। अब हाउस होल्ड से वापस फर्म पे जा रहे हैं, हाउस होल्ड से फर्म पे जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, देखो पहले तो फर्म से आई हाउस होल्ड पे फैक्टर इनकम के रूप में, और फिर हाउस होल्ड से वापस जा रहे फर्म पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में, ठीक है। इस तरह से जो इनकम है उसका फ्लो होता है, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, सर्कुलर फ्लो हो गया। अब एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके बदले दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज करता है हाउस होल्ड उसके बदले में, ठीक है। ये हमारा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग। अब इसमें क्या फेसेस है, इसमें देखो 3 फेसेस है। सबसे पहले क्या हुआ था, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन किया था उनका, ठीक है। उनको प्रोडक्शन करके जब सेल करेंगे तो कुछ इनकम जनरेट होगी फर्म्स के पास। फर्म्स कुछ जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेंगी उसके बदले कुछ इनकम जनरेट होगी। उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। जो भी काम कर रहे थे लोग, चाहे वो कोई कैपिटल दे रहा है, कोई वहां पे लैंड दे रहा है, नेचुरल रिसोर्स दे रहा है, कोई मैन मेड रिसोर्स दे रहा है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विस दे रहा है, या फिर कोई जो लेबर है, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले कुछ ना कुछ इनकम उन सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। थर्ड फेज क्या है, थर्ड फेज के अंदर जो भी इनकम उनकी हुई थी उसके उनको खर्च करके वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर लेंगे, ठीक है। मान लो कोई एम्प्लॉई है, कोई वर्कर है जो काम कर रहा है, ठीक है, उसको कुछ सैलरी मिली, अब उस सैलरी का वो क्या करेगा, उससे कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज लाएगा ना अपने घर के लिए। इसी तरह से जो रेंट मिल रहा है उसको भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज करेगा, ठीक है। जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर का है, उस प्रॉफिट में भी जो पैसा उसके पास है उससे भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज लेगा। तो ये सभी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो भी इनकम है वो खर्च हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज जनरेशन फेज, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके इनकम जनरेट की गई। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, उस इनकम को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड डिस्पोजिशन फेज, मतलब फिर फैक्टर्स ऑफ इनकम ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में उसको वापस से फर्म्स को दे दिया, ठीक है। तो फर्स्ट फेज को हम प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं, सेकंड फेज को इनकम फेज भी बोलेंगे, और थर्ड फेज को एक्सपेंडिचर फेज बोलते हैं। तो इस तरह से 3 फेजेस ऑफ जो हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होते हैं, ठीक है। अब अजम्पशन मैंने बताया था कि कुछ बातें हैं जो कि हम अज्यूम करके चलते हैं जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या बातें हैं, सबसे पहले तो देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स। हमें पता 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, पर हम यहाँ पे क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर है। कौन कौन से सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ठीक है, ये हमें अज्यूम करना है। सेकंड क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म्स। हाउस होल्ड सेक्टर जो है, जो हमारे जो फैमिलीज है, इंडिविजुअल है, हाउस होल्ड सेक्टर वो जितने भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो सिर्फ फर्म को कर रहा है, ना तो वो कोई जो हमारे फॉरेन जो सेक्टर है उसको कर रहा है, ना गवर्नमेंट सेक्टर को कर रहा है। वो सारी गुड्स एंड सारी फैक्टर सर्विसेज किसको दे रहा है, फर्म्स को। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर इंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड। फर्म ने जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया उसको किसको दे दिया, किसको सेल कर दिया, हाउस होल्ड को। उसमें से ना तो कुछ एक्सपोर्ट किया, ना उसमें से कुछ गवर्नमेंट को दिया, सारा का सारा किसको दे दिया, हाउस होल्ड को, ठीक है। भाई हम 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हम बाकी सेक्टर को तो उसमें अवॉइड कर देंगे ना, इग्नोर ही कर देंगे। तो ये हमें अज्यूम करना है। थर्ड, हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज। हाउस होल्ड ने जो भी सर्विसेज दी उसके बदले फैक्टर इनकम मिलेगी उनको, ठीक है। हाउस होल्ड स्पेंड देयर इंटायर इनकम ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड जो थे उन्होंने जो भी फैक्टर इनकम उन्होंने अर्न की, चाहे वो रेंट की फॉर्म में हो, चाहे सैलरी वेजेस की फॉर्म में हो, चाहे वो इंटरेस्ट की फॉर्म में है, चाहे प्रॉफिट की फॉर्म में, ठीक है, जो भी उनकी इनकम थी उन्होंने पूरी की पूरी खर्च कर दी, पूरी की पूरी स्पेंड कर दी गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन में, ठीक है। उन्होंने ना कुछ सेव किया, ना कुछ उन्होंने लोन लिया कहीं से, ठीक है, ना तो कोई उधार में पैसा लेके उन्होंने परचेज किया, ना उन्होंने जो भी उनकी इनकम थी उसमें से कुछ भी उन्होंने सेव किया, ठीक है। तो पूरे की पूरी इनकम कंजम्पशन पे स्पेंड कर दी। देयर इज नो सेविंग इन इकोनॉमी। तो ये अजम्पशन है जो कि हम मान के चलते हैं जब हम पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। अब आता है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। मैंने जैसे आपको बताया था कि 2 तरह के फ्लो होते हैं, एक तो होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। तो रियल फ्लो होगा हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं जो फैक्टर सर्विसेज हैं फर्म्स को, और फर्म्स दे रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को। तो ये फ्लो हो गया हमारा रियल फ्लो,
ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा फ्लो है हमारा ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भाई गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, उसके बदले कुछ मनी देंगे, तो ये हमारा मनी वाला एक्सपेंडिचर हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मनी फ्लो हो गया। सेकंड जो फैक्टर पेमेंट्स है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये भी तो मनी की फॉर्म में है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, मनी फ्लो हो गया। इस तरह से ये हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फैक्टर पेमेंट हो गया मनी फ्लो, और फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज हो गया रियल फ्लो। तो इनको डिटेल में देख लेते हैं। रियल फ्लो क्या है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहां पे हो गया फ्लो ऑफ मनी, ठीक है, बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। सेकेंड काइंड ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है मनी का। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, देखो गुड्स एंड सर्विसेज का अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, बार्टर सिस्टम हो गया ना एक तरह से, मतलब हम कुछ एक गुड्स दे रहे हैं बदले में गुड ले रहे हैं, तो वो बार्टर सिस्टम है, ठीक है। तो अगर बार्टर सिस्टम होता है, रियल फ्लो होता है, तो उसमें कुछ डिफिकल्टी आती है एक्सचेंज में, ठीक है। जबकि मनी फ्लो जो होता है उसमें ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लें, बाद में बदले में उसको मनी दे दें, या फिर कोई हम फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं बदले में उसको फैक्टर इनकम ले रहे हैं तो मनी की फॉर्म में, तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑल्टरनेटिव नेम, रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। तो ये तो था हमारा रियल फ्लो और मनी फ्लो का मीनिंग और डिफरेंस। आई होप आप समझ गए होंगे क्या रियल फ्लो होता है, क्या मनी फ्लो होता है इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते क्यों, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। तो इससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। तो जो अलग अलग सेक्टर, जैसे हमने दो सेक्टर पढ़े यहाँ पे, एक फर्म्स पढ़ा दूसरा हाउस होल्ड, तो इन दोनों सेक्टर के बीच में क्या हमारी डिपेंडेंस है, क्या एक दूसरे पे ये डिपेंड करते हैं। फर्म को डिपेंडेंस कैसे है, फर्म को फैक्टर सर्विसेज किससे मिलेगी, हाउस होल्ड से मिलेगी। हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से मिलेगी, वो फर्म से मिलेगी, ठीक है। हाउस होल्ड को अगर जॉब करनी है तो कहाँ पे करनी है, फर्म्स पे करनी है। फर्म्स को अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करनी है, किसको करनी है, हाउस होल्ड को करनी है, ठीक है। इस तरह से दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। तो हमें जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से दोनों सेक्टर में इंटरडिपेंडेंस का पता चलता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम क्या होता है उसमें हम देखते हैं कि पूरे इकोनॉमी ने कितना प्रोडक्शन किया है, ठीक है। तो हमें इससे पता चलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो हमारे नेशनल इनकम के एस्टिमेट करने में, उसके कैलकुलेशन में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग लीकेज एंड इंजेक्शन, तो लीकेज एंड इंजेक्शन को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अभी लीकेज इंजेक्शन क्या है इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखते हैं लीकेज इंजेक्शन क्या है। पहले मैं बताता हूँ लीकेज क्या होता है। एग्जांपल है सेविंग, टैक्सेशन, इंपोर्ट्स, ठीक है, एटसेट्रा। सेविंग होगा, कुछ सेव कर रहे हैं, कुछ टैक्स में दे रहे हैं, या कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, तीनों ही केस में पैसा बाहर जाता है, ठीक है। जो सर्कुलर फ्लो है उस फ्लो से पैसा बाहर जाएगा। इंजेक्शन में क्या है, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, तो इन तीनों ही केस में पैसा आ रहा है, फ्लो के अंदर पैसा आ रहा है। अगर हमारा जो सर्कुलर फ्लो है, देखो यहाँ पे फर्म्स थी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हाउस होल्ड है, यहाँ पे फर्म्स है, ठीक है। हाउस होल्ड जो है इससे फर्म्स पे पैसा जा रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म से हाउस होल्ड पे जा रहा है, जो इनकम, जो फैक्टर इनकम के रूप में। अब ये जो पैसा आ रहा है अगर इसमें और ज्यादा पैसा ऐड हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब पैसा इंजेक्ट हो रहा है हमारे इस फ्लो के अंदर, ठीक है। दूसरा होता है लीकेज। लीकेज में क्या होता है, लीकेज में पैसा हमारा बाहर जा रहा है इस फ्लो से। अगर पैसा आएगा तो क्या होगा, ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो पाएंगी और ज्यादा ही परचेज कर पाएंगे हाउस होल्ड। अगर पैसा बाहर जाएगा, मनी बाहर जाता है फ्लो से, तो क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर पा रहे थे वो कम प्रोड्यूस कर पाएंगे, और हाउस होल्ड जो है वो भी कम कंज्यूम कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। दीज फ्लो, जो लीकेज है, फ्लो वेरिएबल्स हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट। तो लीकेज का क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट है। लीकेज मतलब मनी बाहर जा रहा है, मनी बाहर जाएगा तो नेगेटिव इंपैक्ट है। क्यों, क्योंकि कम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो पा रही है और कम ही कंज्यूम हो पा रही है, ठीक है। सेकंड, दीज आर विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। विड्रॉल है ना, पैसा बाहर जा रहा है, विड्रॉ हो रहा है, तो लीकेज क्या हो गया, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। थर्ड, रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम और प्रोडक्शन। तो इससे जब पैसा बाहर जाएगा, विड्रॉ होगा, तो क्या होगा, इनकम का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। मनी कम होगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा। रिड्यूस डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे डिमांड भी कम हो गई। डिमांड कम कैसे हो गई भाई, जब हाउस होल्ड के पास पैसा कम होगा, अगर इनके पास पैसा है, इन्होंने कुछ सेव कर दिया, इन्होंने जो भी इनकी इनकम थी उसमें से कुछ सेव कर दिया, तो अब इनके पास खर्च करने के लिए कम पैसा बचेगा। कम पैसा बचेगा तो कम डिमांड करेंगे,
ठीक है, तो ये हमारी लीकेज से डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या आता है, दिस गोज पॉजिटिव इम्पैक्ट। देखो अब इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं पहले। इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी बिजनेस है, अपने जो फर्म है अपने बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए पैसा इन्वेस्ट करे, चाहे वो लोन पे ले रही है चाहे अपना खुद से लगा रही है। तो अगर पैसा इन्वेस्ट होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा ना। अगर प्रोडक्शन के लिए कोई फर्म पैसा ज्यादा डाल रही है, अपनी कैपिटल को बढ़ा रही है, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा फ्लो होगा मनी का। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। दीज आर एडिशंस टू द सर्कल फ्लो ऑफ इनकम। मनी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एडिशन हो गया, फ्लो इनकम जो है, इनकम का फ्लो बढ़ गया। एड टू द प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर मनी ज्यादा होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ा देगा। जनरेट डिमांड। अगर पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड भी ज्यादा करेंगे, लोगों की इनकम ज्यादा होगी, ज्यादा डिमांड करेंगे। अब ये देखो कैसे कैसे हो रहा है इन्वेस्टमेंट। अब मैं एक एक एग्जांपल को डिटेल में समझा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस, कोई भी फर्म है वो अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्शन में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करे, चाहे वो लोन लेके करे चाहे कैसे भी करे, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया। दूसरा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब अगर कोई भी जो इकोनॉमी है वो अपनी गुड्स जो प्रोड्यूस करे उसको बाहर एक्सपोर्ट करेगी, तो बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, गुड्स को अगर इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, इकोनॉमी से बाहर भेज रहे हैं, तो बाहर से पैसा आ रहा है। अगर बाहर से पैसा इकोनॉमी के अंदर आ रहा है तो वो क्या हो गया, एक तरह से एडिशन हो गया। ठीक है, तो वो भी इंजेक्शन हो जाएगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो अगर बढ़ता है, कंज्यूम लोग ज्यादा करते हैं, क्रेडिट पे कर रहे हैं, उधार लेके कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, कैसे भी ज्यादा अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा, ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगी। इस तरह से जो फ्लो है इनकम का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर लीकेज की बात करें, लीकेज में पहले सेविंग तो हमने देख ही लिया। अगर जो हमारे हाउस होल्ड है उन्होंने जो भी इनकम अर्न की उसको कुछ वो सेव कर देंगे तो उनके पास पैसा खर्च करने के लिए कम होगा, तो जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। सेकंड, टैक्सेशन। जो भी टैक्स लग रहा है, चाहे वो हाउस होल्ड पे लग रहा है चाहे फॉर्म्स पे लग रहा है, अगर जो भी इनकम है उसमें कुछ पैसा टैक्स में दे दिया तो खर्च करने के लिए कम बचा। ठीक है, तो जो फ्लो है वो कम हो गया टैक्सेशन से। थर्ड, इंपोर्ट। इंपोर्ट सेम जैसे हमने एक्सपोर्ट पढ़ा था उसका अपोजिट है। इंपोर्ट मतलब अगर हम बाहर से, दूसरी कंट्री से, दूसरी इकोनॉमी से कुछ गुड्स इंपोर्ट करते हैं, गुड्स सर्विसेज लेते हैं, बदले में हमें कुछ पैसा देना होगा, तो क्या हो रहा है उस केस में मनी बाहर जा रहा है, इंडिया से हमारी इकोनॉमी से बाहर जा रहा है, तो वो क्या हो गया, एक तरह से लीकेज हो गया। तो उससे भी हमारा जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आई होप लीकेज एंड इंजेक्शन आप समझ गए होंगे किस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को इफेक्ट करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है स्टॉक एंड फ्लो, कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। इन कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। स्टॉक इज डिफाइंड एज वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जिस वेरिएबल को पढ़ते हैं वो हमारा स्टॉक है। फ्लो क्या है, फ्लो पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड में पढ़ते हैं। पीरियड, जिस वेरिएबल को हम मेजर करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो वो हमारा फ्लो गया। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट क्या है, हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बैंक में कितना पैसा है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा स्टॉक। ठीक, अगर हम बात करें कैपिटल की, कैपिटल हमारे बिजनेस में किसी भी टाइम पे कितनी कैपिटल है, ठीक है, या किसी भी फर्म के पास कितना पैसा है, कितने उसके पास जो कैपिटल गुड्स है, वो सब जो है वो क्या है, स्टॉक। वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उनकी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, वेल्थ, वेल्थ भी कैपिटल की तरह होगी, कितनी वेल्थ है किसी भी पर्सन की। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हम बात कर सकते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आज की डेट में हम सेंसस कराते हैं, जो पूरा देखते हैं कि कंट्री के अंदर या किसी भी एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन होगी, वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम का देख रहे हैं, तो वो भी हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें जो कि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं वो सब क्या होगा, स्टॉक हो गया। अभी फ्लो के एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्लो में क्या आता है, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कभी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होती, ये एक पीरियड होता है कि हमने इस पीरियड में कितनी कैपिटल फॉर्मेशन करी, कितनी कैपिटल हमारी, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल कितनी बड़ी है। ठीक है, हमारी पहले कैपिटल थी सपोज करो 10 लाख, अब वो बढ़ के हो गई हमारी 12 लाख, तो यहाँ पे 2 लाख कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है कि हम इसको एक साल की भी कैपिटल फॉर्मेशन दे सकते हैं, 1 ईयर की, 1 मंथ की, 1 डे की, कैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे। नेक्स्ट, इनकम। इनकम भी हम बात करते हैं कि मंथली इनकम, एनुअल इनकम। ठीक है, ये भी एक पीरियड कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है ये भी कम ज्यादा हो सकता है कि एक पीरियड में इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं। भाई इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनुअली करते हैं ना ज्यादातर, कि इतना जैसे कि 10% पर एनम
या फिर 10% पर क्वार्टर, 12% पर जो सेमी एनुअल, इस तरह से एक पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट भी। डेप्रिसिएशन ये भी एक पीरियड में लगता है। डेप्रिसिएशन एक पॉइंट ऑफ टाइम में थोड़ी लगता है। डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं एक साल में इतना डेप्रिशिएट हुई हमारी, कोई भी जैसे मशीनरी की बात करते हैं, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन देखें तो एक साल के अंदर इतनी हमारी डेप्रिशिएट हुई, या कोई टूल्स है उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो एक मंथ के अंदर कितना डेप्रिशिएट हुआ। डेप्रिसिएशन मतलब जो वैल्यू होती है किसी भी गुड्स की, किसी भी प्रोडक्ट की जो कम हो रही है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन भी हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम का देखा जाता है, ठीक। अब एक बार इनको देख लेते हैं। टाइम डायमेंशन दिया हुआ है सेकंड पॉइंट, स्टॉक डज नॉट हैव ए टाइम डायमेंशन, तो इसमें टाइम डायमेंशन नहीं, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, जबकि फ्लो में टाइम डायमेंशन अटैच होता है। फ्लो टाइम पीरियड की बात करता है। नेचर, स्टॉक इज स्टैटिक इन नेचर, स्टैटिक मतलब फिक्स है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना है वो उतना ही है, वो चेंज नहीं हो रहा। जबकि फ्लो डायनामिक है। डायनामिक मतलब है कि पीरियड है, उस पीरियड में कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। डायनामिक मतलब चेंज, जिसका नेचर जो होता है वो चेंज होता रहता है। स्टॉक इन्फ्लुएंसेस द फ्लो, स्टॉक फ्लो को इन्फ्लुएंस करेगा, सच एज ग्रेटर अमाउंट ऑफ कैपिटल विच लीड टू ग्रेटर फ्लो ऑफ सर्विस। स्टॉक हमारा फ्लो को इन्फ्लुएंस करेगा और फ्लो हमारा किसको इन्फ्लुएंस करेगा, स्टॉक को। दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं स्टॉक में, हमारे पास सपोज करो कुछ गुड्स स्टॉक में है, ठीक है। हम कुछ गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ गुड्स स्टॉक में है, ठीक। यहाँ पे कितने बने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुड्स है हमारे पास स्टॉक में। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो हमने देखा आज की डेट में, टुडे, ठीक है, आज की डेट में इतना हमारा स्टॉक है, स्टोर में गोडाउन में इतना हमारे पास माल है 10 यूनिट्स का, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा अगर हम बात करें फ्लो की, फ्लो हो जाएगा हमारा जैसे कि सेल, हमने कितनी गुड्स सेल करी, ठीक है। आज पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक एक पीरियड में कितनी गुड्स सेल करी है, एक मंथ में कितनी सेल करी। तो इसमें से हमने जो सेल करी है वो हमारी यहाँ से जितनी भी सेल करी, सपोज करो हमने 3 गुड्स सेल करी, ठीक है। एक दिन के अंदर हमने 3 यूनिट सेल करी। 3 यूनिट सेल करी, कहाँ से सेल होंगी, स्टॉक से ही तो जाएंगी। तो अगर हम फ्लो को जितना चेंज हो रहा है उस हिसाब से हमारा स्टॉक भी कम होता रहेगा। अगर हम 3 गुड्स सेल करें तो यहाँ पे कितनी बचेंगी, 3 चली जाएंगी तो 7 बची। तो हमारा फ्लो किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, स्टॉक को, ठीक है। इसी तरह से हमारा स्टॉक फ्लो को इन्फ्लुएंस करेगा। स्टॉक में हमारे ज्यादा गुड्स होंगे तो हम ज्यादा सेल कर पाएंगे। अगर हमारे स्टॉक में कोई गुड्स बची नहीं है तो क्या हम फ्लो कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हमारा फ्लो स्टॉक फ्लो को इन्फ्लुएंस करेगा और फ्लो स्टॉक को इन्फ्लुएंस करेगा, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है और वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, जबकि हमारा जो फ्लो है वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है और वो एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो आज की क्लास में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे के जो टॉपिक है, जो फर्स्ट यूनिट के जो दूसरे टॉपिक्स बचते हैं वो सारे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।